तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारे कोट के साथ। कोट है हमारा स्टीवर्ट उदाल का। स्टीवर्ट उदाल कहते हैं, प्लान्स टू प्रोटेक्ट एयर एंड वाटर, वाइल्डरनेस एंड वाइल्ड लाइफ आर इन फैक्ट प्लान टू प्रोटेक्ट मैन। बहुत ही सही बात है कि अगर इंसान कोई प्लान बनाता है कि लेट से हम पानी को बचा ले, हम जंगल को बचा ले, हम जंगली जानवरों को बचा ले, तो वो क्या कर रहा है? इनफैक्ट वो कर रहा है अपने आप को बचाने का प्लान बना रहा है। कैसे? देखो, यहाँ ये जो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट में हर एक जो स्पीशीज होती है उसका अपना एक रोल होता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं नीशे। अगर आप प्रीवियस ईयर का 2017 का क्वेश्चन देखेंगे तो पेपर 1 के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा था, पूछा था कि नीशे क्या होता है। नीशे बेसिकली क्या होता है कि हर एक स्पीशीज का अपना एक पर्टिकुलर रोल होता है एक इकोसिस्टम में, उसके बिना वो इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। जैसे लेट से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं लॉयन का, और येलोस्टोन नेशनल पार्क में, यूएस के अंदर है ये पार्क। एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत ही रिलेवेंट है। देखो, येलोस्टोन नेशनल पार्क में बेसिकली हुआ क्या था, वहां पे वुल्फ थे। वहां पे जो टॉप लेवल प्रेडेटर था वहां पे कौन था? वुल्फ था। तो वहां पे शिकार होता था, वुल्फ का शिकार। वहां के जो हंटर्स थे उन्होंने पूरे वुल्फ को वहां से खत्म कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो येलोस्टोन नेशनल पार्क था वो डेजर्ट में खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो। देखो, ऐसा नहीं है। कैसे डेजर्ट में खत्म हो गया कि वुल्फ का क्या नीचे था? देखो, वहां के जो डियर थे, ठीक है, वहां के जो हिरन थे, वो घास को खाते थे। जब तक वुल्फ था उनको डर था, तो वो क्या करते थे कि पूरी गर्दन को नीचे नहीं झुकाते थे, खाते थे और चल लेते थे, ठीक है। तो वहां पे क्या था कि पूरी घास जो थी वो हमेशा रहती थी, और उनके चलने से क्या होता था कि वो घास, वो जो मिट्टी होती है वो खुदती रहती थी, तो उपजाऊ रहती थी, ठीक है। अब जैसे ही वुल्फ गए तो हिरन को घर नहीं, क्योंकि घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। तो वुल्फ खत्म हो गए तो डियर ने क्या करा, वहां की सारी घास को खाने लग गई, मूवमेंट कम हो गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वहां का इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो गया, और येलोस्टोन नेशनल पार्क जो था पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, और वहां पे 8 वुल्फ को इंट्रोड्यूस कराया गया। और यही कुछ रीजन है कि इंडिया के अंदर भी हम क्या करते हैं, चीता को री इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर रोल है। और यही यहाँ पे स्टीवर्ट उदाल ने बोला है कि अगर इंसान अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है तो वो अपने इकोसिस्टम को नहीं प्रोटेक्ट कर रहा, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। बहुत ही रिलेवेंट कोट है हमारा। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का डिस्कशन बेसिकली एनवायरनमेंट के ऊपर है, और ये जो एजेंसी है EHRA, इसका जिक्र किया गया है। ये एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन एडिटोरियल में सजेस्ट किया गया है कि ऐसी एक एजेंसी होनी चाहिए। क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसको अच्छे से देखेंगे। CAPF के लिए हमारा ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली पेपर 2 के लिए। पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ कुछ टर्म्स होगी, उनको भी हम समझते चलेंगे, ठीक है। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया के अंदर, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एयर हो गया, हवा हो गई, पानी हो गया, ठीक है, फूड हो गया, ये सब पॉल्यूटेड है, ठीक है। सब में कुछ ना कुछ आपको कमियां पाएगी, ठीक है। एयर तो आप दिल्ली का एग्जांपल ले सकते हैं, हमने कल भी डिस्कस कर रहा था कितनी बड़ी प्रॉब्लम है एयर के अंदर, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई है कि इंडिया के अंदर UNEP की एक रिपोर्ट आई है, एमिशन गैप रिपोर्ट 2024। तो UNEP ने बताया है कि इंडिया का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो 6% बढ़ गया है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है बढ़ गया? देखो, डेवलपिंग कंट्रीज क्या होती है, डेवलपिंग कंट्रीज अपनी एनर्जी के लिए किस पे डिपेंड करती है? आप सभी को पता ही, एनर्जी के लिए अपना डिपेंड करती है जो हमारी कोल होती है, जो हमारी कार्बन एमिटिंग एनर्जी होती है, ठीक है, उस पर डिपेंड रहती है। तो जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो हमारा कार्बन भी तो बढ़ेगा। यही तो रीजन है कि डेवलप्ड कंट्री क्यों हम उन्हें हम बोलते हैं कि ये कल्प्रिट हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो पहले आया था, तो उन्होंने पोल्यूशन ज्यादा फैलाया। अब हमारे यहाँ हो रहा है तो हम बोल रहे हैं हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराओ, ठीक है। यही सारी चीजें। इससे होता क्या है, देखो, ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, कार्बन बढ़ रहा है, हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन बढ़ रहा है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती है। इससे पॉल्यूटेंट्स फैलते हैं हमारे एयर के अंदर, वाटर के अंदर, लैंड के अंदर। हमने कल भी देखा था कि दिल्ली के अंदर जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमने देखा सीवियर प्लस कैटेगरी में आ चुका है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा, छोटे बच्चों के लिए स्कूल बंद करवा दिए। 6th क्लास तक के जो बच्चे थे उनके स्कूल बंद करवा दिए कि वो अपने घर से ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो यही रीज़न है कि जैसे जैसे पॉल्यूटेंट बढ़ते हैं वो हमें, हमारी हेल्थ पे बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और उनकी वजह से हमें तरह तरह के डिजीज़ होते हैं। और यहाँ पे बताया है कि नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं? वो डिजीज़ जो
हवा से नहीं फैलते। बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि हवा से नहीं फैलते। जैसे रेस्पिरेटरी कुछ प्रॉब्लम हो गई आपको, आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये क्या चीज़ है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में आता है, ठीक है। अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज से सबसे ज़्यादा जो मतलब इससे पीड़ित होगा वो कौन होगा, वनरेबल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होता है, देखो छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा इनको इफेक्ट होगा पॉल्यूटेंट से, और जो बूढ़े लोग हैं उनको इफेक्ट होगा पॉल्यूटेंट से, और कौन होगा, और होगा जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट होगा। और आपको पता है कि इन लोगों का कंट्रीब्यूशन कम होता है और इनको भुगतना ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। नई चीज़ क्या है इस एडिटोरियल में, नई चीज़ है ये देखो, इस एडिटोरियल में सजेस्ट करा है कि हम अब ज़रूरत है किस चीज़ की, एनवायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी की, ठीक है। इसको हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं, ये भी देखेंगे। एडिटोरियल में ऑल्सो डिस्कस नहीं करा, लेकिन हम थोड़ा सा आउट ऑफ द एडिटोरियल जाके थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कर सकती है। देखो इंडिया के अंदर क्या कमी है, सबसे पहले तो कमियों को देखो भी हमारे इंडिया में कमी क्या है। हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जो है गवर्नेंस मॉडल नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज़ होती है, देखो यहाँ पे तो एडिटोरियल में बेसिकली ये बताया इंटीग्रेटेड गवर्नेंस मॉडल नहीं है कि एनवायरनमेंट और हेल्थ जो इम्पैक्ट होता है उसको मिलके नहीं करती। तो इसको एक तरह से समझ लो कि जैसे ये सबके साथ सब इससे वाकिफ होंगे कि सरकारें क्या करती है कि पहले रोड बना देती है, ठीक है, पहले रोड बना दिया, फिर उसके बाद पानी की पाइप डालती है उस रोड को तोड़ के। रीज़न क्या है, क्या उनको पता नहीं होता कि भाई उसमें पानी की पाइप नहीं डली तो रोड ना बनवाएं हम। रीज़न ये है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है। इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होती है कि जो दो मिनिस्ट्री है, ये दो अलग अलग मिनिस्ट्री कर रही है, इस मिनिस्ट्री को पता ही नहीं चलता कि पानी की पाइप डली है या नहीं डली, ये अपना काम कर देती है, रोड बना देती है। बाद में ये मिनिस्ट्री जागती है कि भाई पानी की पाइप तो डाली नहीं, तो रोड को तोड़ो और पानी की पाइप डालो। तो ये क्या होता है, ये है हमारा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है इससे, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है हमारे एडिटोरियल में सिमिलरली कि इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है एनवायरनमेंट और हेल्थ की। देखो हेल्थ केयर पे तो पैसा हमारा खर्च होता ही होता है, क्योंकि अगर कोई बंदा बीमार पड़ेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा, दवाई लेगा, डॉक्टर का इलाज करेगा, डॉक्टर की सैलरी जा रही है, दवाई का खर्चा हो रहा है, बेड का चार्ज, सब चीज़ गवर्नमेंट ने तो फ्री कर रखा है, लेकिन गवर्नमेंट को तो पैसे देने पड़ते हैं ना, उसका तो एक्सपेंडिचर है। तो वो कहीं ना कहीं अगर हम एनवायरनमेंट पे खर्च कर दें तो क्या होगा, ये पॉजिटिव अप्रोच है या नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली यही बताया है कि हमारे यहाँ पे जो डेटा गैप है, डेटा गैप मतलब जो हमारा CPCB है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। सब अलग अलग तरीके से अपने अपनी अप्रोचेस फॉलो कर रहे हैं कैसे मुसीबत को टैकल किया जाए, लेकिन इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे बताया है कि एक सेंट्रलाइज्ड एक एजेंसी होनी चाहिए जो हमारा डेटा ले। देखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के पास क्या है, पॉल्यूशन रिलेटेड डेटा है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास तो नहीं है। यहाँ पे ये इंटीग्रेट कैसे करेंगे, लेट से मान लीजिए कि एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि लेट से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को पता है कि किस लिए पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है कि पराली जला रहे हैं किसान, ठीक है। हमने कल के एडिटोरियल में देखा था, नासा ने बोला था क्या, नासा ने बोला था कि 70 to 80% जो है वो कम हो गया इंसिडेंट। लेकिन आज के न्यूज़पेपर में क्या आया कि ये प्रूव हो गया है, कि कल भी एडिटोरियल में था लेकिन हम डाउट कर रहे थे, लेकिन ये प्रूव हो गया आज के न्यूज़पेपर में आया कि जो किसान है उनको पता चल जाता है कि सैटेलाइट कितने बजे उनके ऊपर से गुजरेगी, मतलब कि इंडिया के ऊपर से जाएगी, तो उतने बजे वो पराली जलाते नहीं है, बाद में वो जला देते हैं। तो यहाँ पे अगर लेट से किसानों की वजह से ये पॉल्यूशन फैल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को पता चल गया, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इस डाटा को शेयर नहीं करा। गवर्नमेंट सोच रही है कि भाई ऑड इवन कर लेते हैं, इससे पॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन बंद कर देते हैं, इससे सॉल्व हो जाएगा, ट्रकों की एंट्री बंद कर देते हैं, इससे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेन जड़ कहाँ है, जड़ तो यहाँ पे है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच कुछ हमारी होनी चाहिए। इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए हमें किसकी जरूरत है, हमें जरूरत है EHRA की, ठीक है, इसका नाम याद कर लेना, एनवायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी। ये करेगी क्या, देखो करेगी क्या, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन ये इंडिया पहली ऐसी कंट्री नहीं है जो ऐसी एजेंसी लेके आएगा। यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे एग्जांपल है, जैसे USA के पास है EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जर्मनी के पास है UBA, जापान के पास है MOE। तो तीनों क्या करते हैं, यही काम करते हैं क्या कि डेटा ड्रिवन अप्रोच है यहाँ पे, कि जो डिफरेंट डेटा, हेल्थ हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ETC जो भी हो गया, इनकी डेटा को कोलैबोरेट करते हैं। एक एजेंसी इस डेटा के बिहाफ पे इंसाइट निकालती है और इंसाइट के बेस पे हमारी रूलिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है।
हम ऐसा नहीं है कि हवा में तीर मार रहे हैं, यहाँ पे एकदम प्रैक्टिकली डेटा ड्रिवन हम पॉलिसी कर रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं। और इंडिया में यही कुछ कमी है कि भाई हमारी डेटा ड्रिवन पॉलिसी नहीं होती। एक तो सेंसस होते हैं और वो भी इस बार नहीं हुए, तो पूरे इंडिया लेवल की पॉलिसी बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, ठीक है। चलो अब बेनिफिट देख लेते हैं कि बेनिफिट क्या क्या होते हैं। अब देखो डेटा ड्रिवन होगी हमारी, डेटा से बनेगी, तो हम क्या कर पाएंगे कि जगह के हिसाब से टेलर मेड अप्रोच ले पाएंगे, कि दिल्ली के हिसाब से दिल्ली का सॉल्यूशन ले पाएंगे, हरियाणा के हिसाब से हरियाणा का सॉल्यूशन ले पाएंगे, कि हरियाणा में पराली जलाते हैं तो उस पराली के लिए कोई सॉल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है, वहां पे कोई ट्रक लगाएंगे, हैप्पी सीडर जैसे हो गया, तो ऐसी कुछ अप्रोच लेके आएंगे जहां वो सॉल्व कर सके। तो मतलब क्या है कि वन साइज फिट फॉर ऑल नहीं अप्रोच होगी, यहाँ पे टेलर मेड अप्रोच होगी, क्योंकि हम पे डेटा है, डेटा ड्रिवन पॉलिसी होगी, तो पर्टिकुलर एरिया के लिए एक जैसी पॉलिसी हम लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, देखो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि सस्टेनेबल प्रैक्टिस कर सकते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हमें पता चल गया भाई किसकी वजह से क्या चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको सस्टेनेबली उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। और ये चीज़ होगी तो हम क्या करेंगे, देखो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे, ग्रीन जॉब्स वगैरह आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, दोनों चीज़ साथ साथ होगी। और क्या चीज़ कर सकते हैं, देखो ये चीज़ होगी तो अब देखो ग्राउंड लेवल पे अगर हमें चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा कि अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ा सकते हैं हम इसके बेस पे, ठीक है। और क्या चीज़ हो सकती है, और देखो इंडिया की जो कमिटमेंट है हमारी ग्लोबल लेवल पे, पेरिस क्लाइमेट हो गया या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, उसके साथ हम अपनी पॉलिसी को अलाइन कर सकते हैं, ये हमारे एडिटोरियल में बताया गया है। तो अगर इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं तो प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम, साफ सीधी प्रॉब्लम मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में बताता हूँ कि रेड टेपिज्म होता है, ठीक है, कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो करना नहीं चाहते काम। क्यों नहीं करना चाहते काम, देखो रीजन साफ साफ है काम नहीं करने का, इंडस्ट्री। अब आप बोलोगे कि सर ये इंडस्ट्री कैसे कर सकती है, देखो हॉस्पिटल की अपनी एक चेन है, मैक्स हॉस्पिटल जैसे बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनके नेक्सेस रहते हैं, ठीक है, साफ सीधी बात है और ये होता भी है, इनके नेक्सेस रहते हैं और ये कहीं ना कहीं नेक्सेस से क्या करते हैं, पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अब ये पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर देखो तुम बीमार नहीं पड़ोगे तो हॉस्पिटल में जाओगे क्यों, जो दवाई कंपनियां, मैक्स का चलो नाम हटा देते हैं, क्यों मैं एक हॉस्पिटल को बदनाम करें, मैक्स में ऐसी कोई कमी नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, इनके नेक्सेस रहते हैं ब्यूरोक्रेट से, ठीक है। तो अगर तुम बीमार नहीं पड़ोगे तो इनकी दवाइयां नहीं बिकेंगी, तुम बीमार नहीं पड़ोगे तो हॉस्पिटल नहीं जाओगे, तो ये क्या करते हैं, दोनों तरफ से रेजिस्टेंस आता है एक ऐसी बॉडी बनाने के लिए। सेकंड क्या चीज़ है, चलो अगर इससे ओवरकम होकर बॉडी भी बना दी, उसको इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, ठीक है, उसको डिपेंडेंट बनाएंगे, वो खुल के काम नहीं कर पाएगा, तो वो जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसको वो अचीव कैसे करेगा। तो यही सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि ऐसा नहीं है कि ये जो हमारी अप्रोच है, हमने पहले भी अपने एडिटोरियल्स में देखा था कि पॉलिसी मेकिंग इज नॉट एन ईजी टास्क, ये एक हमारे ऑथर ने बोला था और बहुत प्यारा कोट था कि यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम से गुजरना पड़ता है। अगर याद हो तो याद आएगा कि अगर पॉलिसी बनानी है तो हमें अपने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और यही यहाँ पे एडिटोरियल में बोला गया है। और लास्ट में बोला गया है कि हमें लोकलाइज्ड सॉल्यूशन की जरूरत है। अगर देखो ये एजेंसी आ गई, EHRA हमारी आ गई, तो लोकलाइज जो सॉल्यूशन है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एनवायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी, इसका थोड़ा सा नाम याद रखना, ठीक है। अगर ये आ गई तो लोकलाइज सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम पे डेटा रहेगा, डेटा ड्रिवन हमारी पॉलिसी होगी, प्रैक्टिकल हमारी अप्रोच होगी, और इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई हो नहीं सकती हमारे लिए, ठीक है। तो बच्चों आपके लिए क्या है, आज एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। जिन बच्चों को लिखना नहीं आता, बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम होती है, तो एटलीस्ट एक पैरा तो तुम थोड़ा ट्राई करना कि एक पैरा तो कर ही लो, ठीक है। चलो अब अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। क्या चीज़ है ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, देखो कोऑपरेटिव आ गया तो समझ लो ये प्राइवेट से कुछ है, ठीक है, गवर्नमेंट की एजेंसी हो नहीं सकती, ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस क्यों यहाँ पे नाम आया है, पहले इसको समझ लेते हैं क्या है, बाद में देख लेंगे। देखो इंडिया क्या कर रहा है, 130 सालों में पहली बार दिल्ली में इसकी समिट हो रही है और इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। और कौन चेयर कर रहा है, चेयर कर रहे हैं हमारे अमित शाह जी, ठीक है, यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी है हमारे अमित शाह जी, ये इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। थीम क्या है इसकी थीम है कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, ठीक है। थीम समझ आ गई, कौन इसको इनॉग्रेट कर रहा है ये समझ आ गया, कहाँ पे हो रहा है ये आ गया। अब क्या चीज़ है ये हम देखेंगे कि है क्या चीज़, कोऑपरेटिव ICA है क्या चीज़, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है क्या चीज़। देखो ये नॉन गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था। मोटिव क्या है इसका, देखो कोऑपरेटिव है तो उसी को प्रमोट करेगा, उसी को सपोर्ट करेगा, सिंपल ऑपरेटिव इसका ऑब्जेक्टिव है।
पर्पस क्या है, एथिकल बिजनेस मॉडल और कोऑपरेटिव सस्टेनेबल। ये बहुत नॉर्मल है, तुम्हें बस याद रखना है कि कौन इसको चेयर कर रहा है, कहाँ पे हो रहा है। और एक चीज और याद रखनी है, वो क्या, वो चलो बाद में आएगा, ये जो ये वाला पॉइंट है ये लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। मेंबरशिप कितनी कंट्रीज में है, देखो भले ही ये एक नॉन गवर्नमेंटल है, कोऑपरेटिव है, 100 कंट्रियों के अंदर इसके 300 से ज्यादा मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बहुत ही ब्रॉड लेवल पे है ये। कोर प्रिंसिपल इसके 7 कोर प्रिंसिपल्स हैं। वॉलेंटरी मेंबरशिप की भाई जबरदस्ती नहीं करेंगे, सिंपल जो मेंबरशिप है लेना चाहेगा तो देंगे। डेमोक्रेटिक कंट्रोल रहेगा, डेमोक्रेटिक कंट्रोल मतलब कि सबकी सहमति से निर्णय लिया जाएगा। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होगा मेंबर का, कम्युनिटी के लिए भला करेंगे, ठीक है। कोऑपरेटिव होता क्या है, चलो पहले समझ लो। कोऑपरेटिव अगर नहीं पता किसी बच्चे को, कोई नया बच्चा है उसको कोऑपरेटिव नहीं पता कि क्या होता है, देखो 4-5 लोग मिलके क्या करते हैं, अपना एक बिजनेस खोल लेते हैं, उसी को हम कोऑपरेटिव बोलते हैं। एकदम लेमन लैंग्वेज में समझो, 4-5 लोगों ने मिलकर बिजनेस खोला, उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव। एग्जांपल है अमूल बिजनेस, ठीक है। समझ आ गया क्या चीज है कोऑपरेटिव, छोटा बिजनेस है 4-5 लोगों का लीगली, ठीक है, इसे कहते हैं कोऑपरेटिव। इसी की एक एजेंसी है इंटरनेशनल लेवल पे आईसीए, जो कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करती है। कोऑपरेटिव्स को चलो प्रमोट करती है, तो इसका हम क्यों जिक्र कर रहे हैं, देखो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। हमने देखा था 100 कंट्री के अंदर है, 300 ज्यादा इसके मेंबर है। इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है कि यूएन को भी ये इन्फ्लुएंस करती है। और इसी का रिजल्ट निकला क्या, 2025 को यूएन ने डेजिग्नेट करा क्या, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। इसको जरूर याद रख लेना, बाकी सब भूल जाओ लेकिन इसको मत भूलना। 2025 क्या बोला यूएन ने, कोऑपरेटिव का इंटरनेशनल ईयर है। की फोकस क्या है, की फोकस पॉवर्टी एलिवेशन है। देखो जब ये 4-5 गरीब लोगों ने मिलके अमूल बना दिया, तो वहाँ की जो गरीबी है वो तो ऑटोमेटिकली चली गई होगी ना, तो वो पॉवर्टी एलिवेशन करेगा, इकोनॉमिक इंक्लूजन हो जाएगा, क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबिलिटी ये भी करेगा, जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट भी करेगा, ठीक है। अमूल जो जो कर सकता है वो सारी चीज करेगा, सही चीज हम तुम्हें प्रोवाइड करेगा, एनवायरमेंट को बचाएगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा याद रखना। देखो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर है इसका बेल्जियम के बेरुसेल्स में है, बेल्जियम में, ठीक है। अब इसको तुम सर्च करोगे तो यहाँ पे इसी की वेबसाइट पे तुम्हें दिखा देगा कि ये लंदन में था पहले, लंदन से शिफ्ट होके स्विट्जरलैंड में चला गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद की खबर नहीं है। लेकिन जब इसका एड्रेस देखोगे तो तुम्हें दिखाएगा यही ब्रुसेल्स बेल्जियम, विकिपीडिया पे देखोगे यही दिखाएगा, कहीं और देखोगे यही दिखाएगा, तो यही है हमारा बेरुसेल बेल्जियम। इसको थोड़ा सा ढंग से याद कर लेना, ठीक है। अब तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको कमेंट करो क्या इसका आंसर है, और ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, भूलना मत इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। अगला है हमारा मेगालिथ पीरियड। न्यूज में क्या था, देखो न्यूज में क्या है, अभी केरला में आज के न्यूज़पेपर में आया था, पढ़ा होगा तुमने ये सुबह, कि कान्हिर रापोइल एक जगह का नाम है, वहां पे क्या मिला है, मेगालिथ पीरियड के अवशेष मिले हैं। 24 पेयर मिले हैं, वहां पे ह्यूमंस की फिगर है, फुटप्रिंट्स है जो रॉक्स पे थे, ठीक है। तो अब मेगालिथ तुम्हारे हिस्ट्री में पार्ट भी है मेगालिथ, तो तुम्हें पता होना चाहिए मेगालिथ क्या होता है। देखो मेगा होता है बड़ा, लिथ होता है पत्थर, बड़े पत्थर को कहते हैं मेगालिथ। सिंपल भाषा में समझो, अच्छा आसान रहेगा, ठीक है। मेगालिथ क्या होता है, वही लार्ज स्टोन होता है, कंस्ट्रक्टेड प्रीहिस्टोरिकल सिविलाइजेशन, वही सारी चीज। देखो बड़े पत्थर का यूज कहाँ करते हैं हम, ये समझो तुम। मेगालिथ, मेगा मतलब बड़ा, लिथ मतलब, लिथोस मतलब पत्थर, ठीक है। मेगालिथ मतलब बड़ा पत्थर। बड़े पत्थर का यूज कब करते हैं, जब कोई मर जाता है उसके वहां पे लगा देते हैं क्रिश्चियन लोग, वही यहाँ पे बताया बुरियल साइट्स में, या फिर हम कोई कॉमोमोरेटिव कोई जगह बनाते हैं। जैसे आपको पता होगा यूएस जब जापान में गया था, तो जहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था वहां पे बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, तो वही क्या है, कॉमोमोरेटिव, ठीक है। दोनों चीजों के लिए मेगालिथ टाइम में भी इन सब चीजों का यूज होता था। कौन से टाइम की बात कर रहा हूं मैं, आयरन एज की बात कर रहा हूं, जो मेगालिथ टाइम जो आयरन एज में था। कौन सा एज था, 1500 बीसी से लेके 500 बीसी तक, तो इतना थोड़ा सा बस याद रखना। और ये 2000 बीसी तक भी एक्सटेंड होता है, ठीक है। देखो अब जिन बच्चों को ये बीसी वीसी में प्रॉब्लम होती होगी तो उनको समझो। देखो ये है हमारा 0, ठीक है, ये आ गया हमारा 2024, ठीक है। अब जब इतना इतना इधर जाओगे ना तो ये बीसी बढ़ता रहेगा, ये 1500 है, इधर आओगे तो 2000 होगा। अब हम इधर जाते हैं तो बढ़ता है, या हम इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। ये है बीसी और ये है हमारा प्रेजेंट वाला, ठीक है। अब देखो एक चीज तुम बताओ मेरे को, क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तुमसे, और ये बिल्कुल ऑब्वियस क्वेश्चन है, यूपीएससी सीएपीएफ तुमसे पूछ भी सकता है कि जो मेगालिथ के पत्थर हैं वो नॉर्थन इंडिया में ज्यादा मिलते हैं, साउथर्न इंडिया में ज्यादा मिलते हैं। तो देखो बच्चों, अगर तुमने ज्योग्राफी ढंग से पढ़ी होगी या नहीं भी ढंग से पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा, मैप भी देखा होगा, तो पता होगा कि जो नॉर्थन इंडिया में वो हिमालय से तो पत्थर लेके आएंगे नहीं, लेकिन साउथर्न इंडिया में तो पूरा पेनिनसुला है, वहां पे तो पूरे पठार हैं, तो वहां तो पत्थर ही पत्थर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि साउथर्न इंडिया में ज्यादा मिलते हैं।
कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बट ऐसा नहीं है कि नॉर्थन इंडिया में नहीं मिलते, मिलते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ मेगालिथ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कितने कितने टाइप के होते हैं। देखो ये जो टाइप है इसको रटना मत, ठीक है, रटोगे तो क्या होगा, भूल जाओगे। अब इसको हम पिक्चर से देखेंगे, ठीक है, पिक्चर से देखी हुई चीज हमें याद रहती है। सबसे पहला मेगालिथ है स्टोन सर्कल। देखो तुम्हें याद होगा, तुमने देखा भी होगा कि तुम्हारी हिस्ट्री की बुक में होगा कि पत्थर ऐसे सर्कल सर्कल रहते थे, इसको क्या कहते हैं, स्टोन सर्कल। और ये क्या है, एक मेगालिथ है। ठीक है, सेकंड है हमारा डोलमेन। डोलमेन क्या चीज है, देखो डोलमेन है ये चीज कि 3-4 पत्थर नीचे रखे, ऊपर एक स्लैब रखी है, ये रहा हमारा डोलमेन, प्लेसिंग अ लार्ज कैपस्टोन। ठीक है, फिर आ गया सिस्ट। सिस्ट क्या चीज होती है, देखो सिस्ट क्या चीज होती है, ये चीज होती है सिस्ट, कि गड्ढे में एक काइंड ऑफ बुरियल है, सारी चीज बुरियल ही है, लेकिन ये क्या है, गड्ढे के अंदर बुरियल है, उसे कहते हैं सिस्ट। ठीक है, मोनोलिथ क्या होता है, मोनोलिथ सिंगल पत्थर ही होगा, क्योंकि मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनोलिथ। ठीक है, मोनोलिथ क्या होता है, सिंगल एक पत्थर खड़ा है, उसे कहते हैं मोनोलिथ। अब ये हो गया हमारा कैपस्टोन स्टाइल। कैपस्टोन स्टाइल और डोलोमेन मोरोलेस सेम सा ही है। ठीक है, चलो फिर भी देख लो तुम, कैपस्टोन, कैपस्टोन स्टाइल, STYLE स्टाइल, कैपस्टोन स्टाइल मेगालिथ। ठीक है, ये क्या है, सेम वैसा ही है डोलमेन जैसा, बस इसमें 2 पत्थर रखे हैं, उसमें 3-4 पत्थर रखे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज तुम्हें याद हो गई होगी, याद नहीं हुई तो इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना दोबारे, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, चलो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और है, दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको कमेंट करना क्या आंसर है क्या नहीं है। और तुम 4-5 बच्चे कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है, और भी बच्चे देखते हैं यार, तुम भी कमेंट करा करो, तुम क्यों देख के तुम बिल्कुल स्किप कर देते हो, तुम भी कमेंट करा करो। ठीक है, कमेंट करोगे तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है बेसिकली। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, और ये आर्टिकल आज का लास्ट आर्टिकल है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर क्या है, देखो दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो तुम्हें एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसके अंदर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है, ये निकालता कौन है, ये जो हमारा इंडेक्स है कौन निकालता है, CPCB निकालता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। ठीक है, अब ये जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, इसके अंदर 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। कौन कौन से हैं, रट लो इनके नाम। देखो सबसे पहले है, 2 है PM10 और 2.5। हमने इसको भी देखा था कल कि 10 क्या होता है, माइक्रोमीटर इसका साइज होता है, बेसिकली पार्टिकुलेटेड मैटर को कहते हैं। PM10 और PM2.5 2 हो गए। उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से निकलता है, फ्यूल वगैरह बर्न करते हैं उससे निकलता है। सल्फर ऑक्साइड क्या होता है, पावर प्लांट वगैरह है, इंडस्ट्रीज वगैरह, वहां से निकलता है। 4 हो गए। अब फिर आता है मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड क्या होता है, देखो मोनोऑक्साइड का तो बहुत एग्जांपल तुम्हें देखने को भी मिल जाएगा, न्यूज में सर्दियों में आता रहता है कि जो पूरी फैमिली थी वो दम घुटने से मर गई कि अंदर अंगीठी जला के सो गए। अंगीठी जला के सो गए मतलब क्या है, कोयला जो था वो पूरा जला नहीं था, कम जला था। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, वहां से क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारी नसों में जाती है तो तुम्हें थोड़ा सा नशा सा होता है, इसलिए उनको पता नहीं चलता और मर जाते हैं। एग्जाम्पल, नॉर्मल लाइफ में सिगरेट जब पीते हो उसके अंदर से क्या आता है, उसमें से आता है कार्बन मोनोलेथ, क्योंकि वो क्या होता है, अनबर्न होता है, और वो जब जलाते हो तो उससे निकलता है कार्बन हमारा मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऑर्डरलेस गैस से कलरलेस गैस से, ये हो गया हमारा। उसके बाद आता है हमारा ओजोन। देखो ग्राउंड, अगर आसमान पे ओजोन है तो बहुत अच्छी बात है, वो हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे ओजोन है तो वो तुम्हें हार्म पहुंचाएगी, क्योंकि वो पॉल्यूटेंट्स है। ओजोन ग्राउंड लेवल पे कैसे आती है, देखो कुछ हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जब उन पे सनलाइट पड़ती है, VOC वगैरह है, ये एनवायरनमेंट में आएगा, जब एनवायरनमेंट हम पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। VOC वगैरह जब सनलाइट से इंटरेक्ट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये अच्छे से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा जब हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया कहाँ से निकलता है, देखो फर्टिलाइजर वगैरह से अमोनिया निकलता है। उसके बाद आता है लीड। ठीक है, तो ये 8 गैसेज हैं, ये 8 हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स में आते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से रट लेना, क्योंकि अगर MCQ में पूछ लिया तो बताना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और एक नंबर जो हमारा नंबर है, एक क्वेश्चन वो वैसे ही मारा जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी कितनी होती है, देखो 5 कैटेगरी होती है, याद रखो, रखो मत रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अब देख लो, एक है तुम्हारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये 3rd है हमारा, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना मत भूलना और कमेंट करना। ठीक है, चलो अब थोड़े से नगेट्स हैं। नगेट्स क्या है कि छोटी मोटी न्यूज़ें हैं, वो हमारे नगेट्स में आते हैं। देखो एक न्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये कि अभी डबल ओलंपिक एक विनर थी,
एलिस्ट्रेन जो अभी उन्होंने रिटायरमेंट ली है, कहाँ से थी? इंग्लैंड से थी। ठीक, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ऐसे पूछ लेता है कभी कभी तुम्हारे एग्जाम में। देखो, चिल्ड्रंस मेकअप 40% डिस्प्लेड इन म्यांमार, ये किस लिए दिया है? देखो, कहीं ये यूज नहीं होगा, ये यूज होगा पेपर 2 में फोल्डर में, क्योंकि हमने कल कुछ पढ़ा था, हमने देखा था कि जो चिल्ड्रंस होते हैं, अगर फ्लड वगैरह आ जाएगी, सबसे ज़्यादा विक्टिम कौन होते हैं? हमारे चिल्ड्रंस होते हैं। अगर कहीं वॉर हो गई, सबसे ज़्यादा विक्टिम कौन है? चिल्ड्रंस है, और वही ये न्यूज़पेपर बता रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे लेके आया। ये दो न्यूज़ बोले या पोस्टर फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या कि ग्रीन दिल्ली एक ऐप है। किस लिए ऐप है? देखो, गवर्नमेंट जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट है, वो जब पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स ये है ग्रैब जो है ये बनाती है। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट करती है। तो इसको अगर कोई वियोलेट करता है, इसका कोई वायलेंस करता है, तो तुम इस पे ग्रीन दिल्ली ऐप पे कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए था, बस और कुछ नहीं है। ग्रैब पे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये सचेत पोर्टल। देखो, सचेत पोर्टल क्या है? आरबीआई ने निकाला है। अगर तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड वगैरह हो जाता है ऑनलाइन, तो इस पे तुम कंप्लेंट कर दो। बस इतना इंपॉर्टेंट है, और कुछ यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं। सचेत पोर्टल किसका है? आरबीआई का है। किस लिए है आरबीआई का? तो पैसे से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन दे रखा होगा, उस पर टिक कर देना। ठीक है, बस इतना ही तुम बस ध्यान में रखा करो। अब है हमारा ये वाला सोशल मीडिया। देखो, ये आया है आर्ग्यूमेंट राइटिंग में, ये यूज होगा। कहाँ पे यूज होगा? आर्ग्यूमेंट राइटिंग में। सोशल मीडिया और डेमोक्रेसी का एंगल यहाँ पे दिखाया गया था। अब आप बोलोगे सर ये आर्ग्यूमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट था और आपने दिया नहीं, आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? देखो, दिया है, लेकिन देखो इसे तुम्हें वेबसाइट पे जाके पढ़ना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे क्लिक करो, thelearners.co.in, चले गए तुम वेबसाइट पे। टाइम ले रही है खुलने में, चलो खुल गई। ठीक है, इसको काटो, इससे बात मत करना। देखो, यहाँ पे इस पे यूपीएससी सीएपीएफ पे क्लिक करो। उसके बाद तुम्हारा है ये वाला एस्से कंटेंट पे गए। एस्से कंटेंट में ये है एस्से राइटिंग से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है। अब मैं करंट अफेयर की मैगजीन में पहले देता था, अब नहीं दूंगा, अब तुम्हें यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। एस्से के राइटिंग के कंटेंट यहाँ से लो, आर्ग्यूमेंट के राइटिंग के कंटेंट ये रहे। ठीक है, सोशल मीडिया यही वाला है, इस पर क्लिक करो, और यहाँ पे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बता रखी हैं। एक बार पढ़ लेना, सब समझ आ जाएगा क्या प्रोज है क्या कॉन्स है। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। वैसे लाइक तो करते हो, लेकिन शेयर भी करा करो। थैंक यू सो मच।